नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से नई स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आपका पढ़ाई इस समय अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि सर्दियों में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाती है। गर्मियों में कभी गर्मी लगती है, कभी मच्छर परेशान करते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। आप आराम से रज़ाई के अंदर बैठकर पढ़ना चाहें या फिर टेबल पर बैठकर पढ़ना चाहें, जहाँ भी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं भी सर्दियों में ज़्यादा पढ़ती हूँ बजाय गर्मियों के। तो आप सभी अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जिन्हें भी इतिहास याद करने की सबसे बड़ी समस्या है, वो इतिहास को याद नहीं बल्कि इतिहास को अपने जीवन में ढालना सीखिए। कहीं भी कोई भी आपको सन दिखाई दे या फिर कुछ भी ऐसे घटना आपको नज़र आए तो उससे चीज़ों को जोड़ना सीखें। और जब आप जोड़ कर किसी चीज़ को याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तथ्य याद रहेंगे और बहुत ज़्यादा तथ्य आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे। तो ऐसी आप घटनाओं से जोड़ेंगे जब किसी तथ्य को, तो वो आपके दिमाग पे स्थिरता ज़्यादा बनी रहेगी। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हमें पढ़ाई करनी है, जिस पर हमें चर्चा करना है, तो चर्चा का विषय है आज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, कब राजा बना, ये सारी की सारी बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन कौन से विद्रोह को दबाया गया या उसके शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति था जिसके शासनकाल के दौरान लगभग सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए हैं। तो दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में हुए हैं? तो वो हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और ये विद्रोह लगभग बताए जाते हैं, लगभग 34 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्रोह थे जो इसके शासनकाल में हुए थे। सबसे पहले कहते हैं कि माबर बंगाल और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में विद्रोह व्याप्त था। अब यहाँ विद्रोह व्याप्त होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? क्योंकि ये क्षेत्र दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। अगर आप क्षेत्रों की स्थिति देखें तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, माबर क्षेत्र दूर पड़ता है। और वहीं तेलंगाना की हम बात करें तो वर्तमान तेलंगाना का क्षेत्र आप सभी को विदित है और दिल्ली से इसकी दूरी भी आप सभी बेहतर ढंग से जानते हैं। और उस समय यातायात के माध्यम क्या थे? हाथी थे, घोड़े थे और इसके अलावा रथ थे। तो कोई राजा यदि घोड़े से यात्रा प्रारंभ करता था तो भी उसे समय लगता था किसी क्षेत्र में जाने के लिए। अभी ये आज का समय थोड़ी ना है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रधानमंत्री सीधे मतलब कुछ घंटों में ही तेलंगाना पहुंच गया, ऐसा तो है नहीं। उस समय तो काफ़ी दिन लग जाते थे, 2-2 3-3 दिन में पहुंच पाता था राजा। तो इसीलिए विद्रोह अगर स्थिति होती थी विद्रोह की तो उसे दबाने में भी राजा को समय लग जाता था। सुल्तान माबर क्षेत्र को हासिल नहीं कर पाया और माबर क्षेत्र उसके हाथ से चला गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई हरियर और भुक्का ने। इसी के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ साथ बहमनी वंश की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और उस पर जिन 4 वंशों ने शासन किया था उनकी चर्चा हम किसी और वीडियो के माध्यम से करेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश को। इसी समय दिल्ली की सेना में प्लेग फैल गया और 1/3 सेना महामारी का शिकार हो गई। अब आप देखेंगे कि एक के बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में बुरी घटनाएं ही घटित हो रही थी, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रयास क्यों ना कर ले। विद्रोहों का एक बड़ा कारण पता है क्या था? कि दिल्ली की सेना का कमज़ोर होना। अब कमज़ोर हो क्यों गई भाई? महामारी फैल गई, आधे से ज़्यादा सैनिक महामारी का शिकार हो गए। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो सेना कमज़ोर पड़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम वर्षों में 100 गांवों के विदेशी सामंत, जिनको अमीराने सदा या अमीर कहा जाता था। अब देखिए आपके साथ प्रश्न कैसे बन सकता है या एग्जामिनर कैसे आपके साथ डीपली प्रश्न बना सकता है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि तुगलक काल में या फिर दिल्ली सल्तनत के काल में 100 गांवों का जो विदेशी सामंत होता था उसे क्या कहा जाता था, या अमीराने सदा से आपका क्या तात्पर्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 गांवों का जो विदेशी सामंत होता था, जिसका आधिपत्य 100 गांवों पर होता था, वो अमीराने सदा या फिर अमीर कहलाता था। मैं बार बार चर्चा करती हूँ ना, मालिक और अमीर 2 लोगों का वर्चस्व था। तो अमीराने सदा 100 गांवों का विदेशी सामंत, तो इनका विद्रोह हुआ, इनके द्वारा विद्रोह किया गया।
और ये विद्रोह दक्कन और गुजरात के क्षेत्र में हुआ, दक्कन और गुजरात के क्षेत्र में। और जब ये विद्रोह हुआ तो राजा कहाँ था? राजा दौलताबाद में था। कहते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व तागी नामक व्यक्ति ने किया था। गुजरात में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व तागी नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और फिर राजा ने इसे हराया और उसके बाद ये वहाँ से भाग निकला। इस विद्रोह को तो सुल्तान ने जैसे तैसे करके दबा दिया और तागी सिंध की ओर भाग गया, सिंध प्रदेश की ओर भाग गया। परंतु सुल्तान ने सोच रखा था कि इस तागी से बदला जरूर लेंगे, ऐसे कैसे विद्रोह कर दिया, मतलब मैं सुल्तान और मेरे साम्राज्य में विद्रोह। वैसे कोई इनके लिए तो साधारण बात हो गई थी क्योंकि रोज ही इन्हें विद्रोहों का सामना करना पड़ता था। सुल्तान का अंतिम अभियान सिंध में, यहाँ पर सिंध होगा, सिंध में इस तागी के विरुद्ध ही हुआ था, जहाँ पर जब ये जा रहा था तो मार्ग में ही ये बीमार पड़ गया। अब देखो सुल्तान बीमार पड़ गए, मतलब स्थिति नहीं है फिर भी युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, तो ये बीमार हो गए और थट्टा नामक स्थान पर, थट्टा ये सिंध का क्षेत्र को थट्टा उस समय कहा जाता था, कोई सिंध का क्षेत्र रहा होगा, तो थट्टा नामक स्थान पर 20 मार्च 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कि मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई कि वो दिल्ली सल्तनत वापस नहीं आ पाया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई उससे पहले क्या था कि बर्नी इनके शासनकाल के समय पर ही था, तो बर्नी से इसने कई सारी बातें डिस्कस की थी जिसमें इसने बताया था कि सदैव मैंने अच्छे कार्य करने की कोशिश की, मैं सदैव लोगों के लिए करना चाहता था, परंतु कह सकते हैं कि हमेशा परिस्थितियां मेरे विपरीत रहीं। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता था तो वहाँ पर बेकार हो जाता था। कहता था कि जब मैं एक जगह की स्थिति को संभाल पाता था तो दूसरी जगह की स्थिति खराब हो जाती थी, जब मैं दूसरी जगह की स्थिति को संभालता था तो पता चलता था कि तीसरी जगह स्थिति खराब हो गई। तो कह रहा था कि मेरा सारा जीवन इसी प्रकार से निकल गया और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इन विद्रोहों को शांत करूं। तो कहता था कि जब भी मैं इन विद्रोहों को शांत करूंगा और मेरी तलवार तब तक उठी रहेगी जब तक वो विद्रोह शांत ना हो जाए और या फिर वो तलवार चूक ना जाए। तो इस तरीके के कुछ राजा के शब्द थे जो उसने बर्नी से कहे थे और बर्नी इसका समकालीन था, इसके शासनकाल के दौरान बर्नी था, जियाउद्दीन बर्नी। आगे हमें पता चलता है कि बर्नी ने इसके बारे में लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, क्योंकि वो भी लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि जिन लोगों के लिए मैं इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे दुर्भाग्य को समझ ही नहीं पा रहे। फिर बदायूनी ने भी इसके लिए कुछ इसी प्रकार के शब्द कहे जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये कहा था बदायूनी ने कि प्रजा भी इससे परेशान हो चुकी थी और ये भी प्रजा से परेशान हो चुका था, मतलब विद्रोह को शांत करते करते ये भी थक चुका था। आगे हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो मुस्लिम था, परंतु उसने गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। कट्टरपंथी इसमें विचारधारा हमें देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए जो उलेमा थे, जो खलीफा थे, वो इससे थोड़ा सा नाराज रहते थे। हिंदू विद्वानों को इसने आश्रय दिया। इसके दरबार में जिन प्रभा सूरी जो कि एक जैन विद्वान थे, ये 1328 ईस्वी में दिल्ली दरबार में आए थे। 1328 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी आए थे जिसको इसने सम्मानित किया था। इसने भिक्षुओं के लिए विश्राम गृह, वसादि, उपाश्रय आदि बनवाए। ये विश्राम गृह भिक्षुओं के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए इसने बनवाए थे। कहा जाता है कि शत्रुंजय मंदिर जो कि पाली थाना में है ये वहाँ भी गया था, शत्रुंजय मंदिर में ये गया था। अब आप देखेंगे कि अच्छे ही कार्य कर रहा था लेकिन लोगों को रास नहीं आया। कहते हैं कि होली के त्यौहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान, ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का आप कह सकते हैं और पहला सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार में भाग लिया। और होली हिंदुओं का त्यौहार था तो किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा उस त्यौहार में भाग लेना ये हमारे लिए थोड़ा सा कह सकते हैं नई बात हो गई, क्योंकि मुस्लिम धर्म में शायद मुझे जहाँ तक पता है कि वो लोग रंग नहीं खेलते, उनके लिए रंग मतलब थोड़ा सा अपवित्र माना जाता है। तो कई बार मेरे यहाँ का शायद ऐसा होता है कि जब होली होती है तो मस्जिदें ढक दी जाती हैं ताकि उन पर रंग ना गिर सके। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर किसी के धर्म से संबंधित कोई बात है तो हमें उसको काटना नहीं चाहिए। कई लोग
हिंदू मुस्लिम उसमें थोड़ा सा ना विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं, तो वो जानबूझकर मस्जिदों पर रंग डालते हैं ताकि उन्हें बुरा लगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा कुछ करना चाहिए। सबका अपना धर्म है और सबके अपने अपने धर्म से जुड़े हुए तथ्य हैं, तो सबको उन्हें फॉलो करने देना चाहिए और आप जितना कर सकते हैं आप उन्हें फॉलो करें। तो फिलहाल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि होली के त्यौहार में इसने भाग लिया और ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार में भाग लिया। परंतु सुल्तान के इन कार्यों ने उलेमाओं और विदेशी सामंतों को रुष्ट कर दिया। बहुत खफा रहते थे सारे इससे। और पर MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें पता चलता है कि ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये सूफी संत थे जो कि शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के पौत्र थे। तो ये उनका बहुत बड़ा शिष्य था, सूफी संत हैं ये सब। और जब मैं आपको सूफी संत भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगी ना, सूफी आंदोलन पढ़ाऊंगी, तो वहाँ इन सब के बारे में आपको जानने को और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान अगर हम बात करें तो ये वो प्रथम सुल्तान था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, वहाँ गया था। और सालार मसूद गाजी बहराइच में इनकी दरगाह है, ये वहाँ भी गया था। तो वहाँ जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने दीवाने कोही की स्थापना की, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कृषकों को बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रतीकात्मक मुद्रा से नुकसान हुआ, तो इसकी वजह से इसने दीवाने कोही की स्थापना की ताकि कृषकों की सहायता की जा सके, उन्हें वहाँ से कोष दिया जा सके, ऋण दिया जा सके। सर्वाधिक विशाल साम्राज्य इसी के शासन में काल में था। लगभग 23 प्रांत इसके शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन, दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे। आगे हमें देखने को मिलता है कि जियाउद्दीन बर्नी जिन्होंने तारीख फिरोज शाही की रचना की, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में रहा करते थे। तो इसने इन लोगों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसने फिरोज शाह तारीख फिरोज शाही की रचना की, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसने वर्णन किया है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में भी जियाउद्दीन बर्नी ने वर्णन किया है। आगे पता चलता है इब्न बतूता के बारे में। बहुत बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो जब इब्न बतूता भारत में आया लगभग 1333 से लेकर के 1347 ईस्वी तक, 1333 से 1347 तक ये भारत में रहा था। और ये मोरक्को देश का यात्री था, अफ्रीका का देश मोरक्को, वहाँ से ये भारत में आया था। इसके काल में भारत ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 8 वर्षों के लिए दिल्ली के काजी का पद इसको दिया था कि तुम दिल्ली के काजी के पद पर रहो। इसने किताब उल रहला या रहेला पुस्तक की जो रचना थी किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए इब्न बतूता के द्वारा की गई थी। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेजा था, ऐसा इस रहला पुस्तक में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के सोने के सिक्कों को इसने दिनार की संज्ञा दी थी कि जो सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चल रहे हैं वो दिनार हैं। इसके बाद हम एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का कि क्या क्या इनके शासनकाल में हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे पहले बहुत ही विद्वान शासक, पढ़ा लिखा शासक, लेकिन उसके बाद भी असफलता ही असफलता। अगर इनका नाम देखें तो उपनाम इनका जूना खां था और उलूग खां इनकी उपाधि थी। जहां पनाह नगर और आदिलाबाद का किला इनके द्वारा बनवाया गया था, जहां पनाह नगर बसाया था और आदिलाबाद का किला बनवाया था। इब्न बतूता इनके शासनकाल में आया था और जिसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। सर्वाधिक विद्रोह, लगभग 34 विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए थे। दीवाने कोही की स्थापना करने वाला जो कि एक कृषि विभाग था। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित करने वाला। और खुरासान कराची अभियान चलाने वाला जो कि सबसे असफल अभियान माने जाते हैं। प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन करने वाला, प्रतीकात्मक या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अब लगभग समाप्त पर है। अब इसके बाद हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसके बाद शासन किया फिरोज शाह तुगलक ने। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये उत्तराधिकारी था और इसका रिश्तेदार था। अब रिश्तेदार, इसका सगा भाई नहीं था। किस तरीके से इसका भाई था अभी मैं आगे चलकर बताऊंगी।
जन्म की बात करें तो 1309 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था रज्जब। ये रज्जब का पुत्र था और रज्जब जो था वो गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था, तो मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ। 22 मार्च 1351 ईस्वी को इसने अपना राज्याभिषेक कराया, वो भी उलेमाओं के कहने पर, क्योंकि उलेमा चाहते थे कि ये शासन संभाले। पिछले शासन के दौरान हुई क्षति की पूर्ति करना नए शासक का कार्य होता है, क्योंकि आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सिर्फ क्षति ही क्षति प्राप्त हुई, जिसे वो संभाल भी नहीं पाया था और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु फिरोज शाह तुगलक भी ये सारे कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वो उतना कुशल नहीं था जब वो शासक बना, परंतु परिस्थितियों के आगे उसे शासक बनना पड़ा, लेकिन वो उन कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाया। इसने बचे हुए साम्राज्य पर विकास कार्य प्रारंभ किया कि इसने सोचा कि चलो ठीक है, जो चीज़ें हाथ से निकल गई उन्हें जाने देते हैं और अभी जो चीज़ें रह गई हैं उन पर हम ध्यान देकर के उनका विकास करते हैं। अभियान की बात करें तो बंगाल में इसने 2 अभियान शुरू किए थे, 1353 में और 1359 में। 1353 में और 1359 में इसने दोनों अभियान किए, जिसमें दोनों में इसे सफलता मिली, परंतु यहाँ पर कोई हमला नहीं करना पड़ा, यहाँ पर संधि से बात आगे बढ़ गई। ठट्टा और गुजरात विजय बहुत ही अहम है, क्योंकि ठट्टा जो था वो सबसे लंबा अभियान कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इस अभियान को दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित सैन्य कार्यवाही भी बताया जाता है, क्योंकि कोई योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस अचानक से जाकर के ठट्टा पर आक्रमण कर दिया। जब कोई योजना ही नहीं है तो फिर विजय कैसी। तो फिलहाल इसने ये सैन्य कार्यवाही की, जिसको दिल्ली सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित सैन्य कार्यवाही कहा जाता है। इसके साथ साथ इसने ओडिशा पर हमला किया और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को इसने क्या किया कि उनकी जगह से हटा दिया गया और परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया, क्योंकि जहाँ पर किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है, हिंदू धर्म में उसे मानते हैं कि यदि उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए तो वो मूर्ति खंडित हो जाती है और वो मंदिर भी खंडित माना जाता है। तो इसी के कारण ऐसा भी हुआ, परंतु फिर यहाँ के राजा ने संधि कर ली, क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसके बाद नगरकोट अभियान इसने किया और ये इसका सबसे सफल अभियान रहा। नगरकोट के शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1361 का ये अभियान इनके द्वारा किया गया था। ये अभियान लगभग इन्होंने 1361 में किया था। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। अगर हम मैप की बात करें, एक बार हम मैप भी देखेंगे कि तुगलक वंश का मैप कैसा था, क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र थे। तो इस मैप में आप देख रहे हैं, जितना भी ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, ये जितना भी ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा किसके शासनकाल के अंतर्गत आता था? तो तुगलक वंश के अंतर्गत ये आता था। ये जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, उड़ीसा के बाद यहाँ पर कलिंग क्षेत्र भी आता था। तो तेलंगाना तक तो आप देख रहे हैं इनके अधीनता पर। ये जो बीच का भाग छूटा हुआ है, ये इनके अधीन नहीं आता था, जो ये शायद कब्जा भी नहीं कर सके। परंतु ये भी जितना भी आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये मुगल तुगलक वंश में आता था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसमें दौलताबाद यहाँ पर स्थित है, बाकी आप देख सकते हैं ये मद्रास है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्षेत्र तुगलक वंश के अंतर्गत आते थे। फिलहाल ये था आज का वीडियो। आगे हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।